हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 7 इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, उनकी थ्योरी क्या थी, एविडेंस क्या मिले इवोल्यूशन के, एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, मैकेनिज्म इवोल्यूशन का पढ़ना है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ब्रीफ अकाउंट पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में, और ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ मैन का, इस बारे में हमें पढ़ना है। तो कहा जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होता है इसमें हम स्टडी करते हैं कि लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री क्या थी अर्थ पे। ठीक, इवोल्यूशन एग्जैक्टली क्या है इस बारे में हम पढ़ेंगे। इवोल्यूशन अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टार जो हैं, और यूनिवर्स की कैसे ओरिजिन हुई, ये सब आता है इसमें। कहा जाता है व्हाट फॉलोज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूट एंड कंजक्टेड स्टोरी। जो हमें इतनी कहानियां सुनने को मिली हैं आज तक कि इवोल्यूशन क्या है, कैसे ओरिजिन हुई, क्या बना पहले, इस बारे में सब है। चलिए शुरू करते हैं आगे। कह रहा है दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑन अ प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ पे कैसे लाइफ की ओरिजिन हुई, कैसे इवोल्यूशन हुआ किसी लाइफ फॉर्म का या किसी बायोडाइवर्सिटी का, और साथ साथ ये भी है कि ओरिजिन कैसे हुई अर्थ का और यूनिवर्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म, इसमें क्या पता चलता है कि स्टेलर डिस्टेंस एक पॉइंट दिया है। स्टेलर डिस्टेंस का जो मीजर किया जाता है लाइट ईयर में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म इज कंसीडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। जो लाइफ की ओरिजिन हुई एक यूनिक इवेंट माना जाता है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में। ठीक, कहा जाता है यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, इसमें होता है ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी जो होते हैं यूनिवर्स को बनाते हैं। गैलेक्सी में पाए जाते हैं स्टार, क्लाउड ऑफ गैसेस और डस्ट होता है। अगर कंसीडर किया जाए साइज का यूनिवर्स का, उसके सामने अर्थ की जो साइज है बहुत ही मामूली सा होता है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक, बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि ओरिजिन कैसे हुई यूनिवर्स की। ठीक, इस पे बारे में होता है टॉक अबाउट अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन अ फिजिकल टर्म। ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था सिंगुलर फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में टर्म जिसे दिया जाता है। यूनिवर्स एक्सपैंड किया और टेम्परेचर डाउन हुआ अर्थ का। ठीक, यूनिवर्स का हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ। गैसेस जो थी कंडेंस हुए ग्रेविटेशन के अंडर में और गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, सोलर सिस्टम कहा जाता है इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोर्ट टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर बैक हुआ। ठीक, अर्थ वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं पाया गया था। वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो थे रिलीज हुए और मॉल्टन मास में कवर किए अर्थ के सरफेस को। जो यूवी रेस थी सन से उसने ब्रेक किया वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो लाइटर हाइड्रोजन थे एस्केप्ड हो गए। ऑक्सीजन जो था कंबाइंड हुआ अमोनिया के साथ और मेथेन के साथ, जिससे वाटर, CO2 और बाकी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। कहा जाता है एज इट कूल्ड, जैसे जैसे ये ठंडा हुआ तो वाटर वेपर फॉल एज रेन। जो वाटर की वेपर हुई बारिश हुई, उसकी सालों साल ऐसी बारिश हुई जिससे बहुत सारे ओशियंस और जितने भी डिप्रेशन से सब भर गए। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ की जो ओरिजिन हुई अर्थ पे 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर बाद लाइफ अपीयर हुई अर्थ पे।
इसे माना जाता है ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक। जो अर्ली ग्रीक थिंकर थे उनका मानना था कि यूनिट ऑफ लाइफ को स्पोर कहा उन्होंने, और इनका ये मानना था दे वेर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। कुछ लोगों का मानना था पैंसपर्मिया इज स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर। For a long time, it was also believed that life come out of decaying and rotten matter like straw and mud. और बहुत सारे साइंटिस्ट का ये भी मानना था कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है सड़े गले या मड कीचड़ से हुई है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर एक साइंटिस्ट है लुई पास्चर। एक्सपेरिमेंटेशन इन्होंने किया लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने ये बताया कि लाइफ की ओरिजिन पहले से मौजूद लाइफ से ही हो सकती है। तो इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसमिस किया, बट इन्होंने ये नहीं बताया दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म कम ऑन अर्थ। इन्होंने ये नहीं बताया कि पहली लाइफ फॉर्म कैसे अर्थ पे आई। ठीक, ओपेरिन थे रसिया के हेल्डन ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने प्रपोज किया फर्स्ट लाइफ वुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आरएनए और प्रोटीन से। ओपेनिन रसिया और हेल्डन इंग्लैंड के जो इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया, और इन्होंने बताया कि जो लाइफ होती है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फॉर्म हुई है, आरएनए प्रोटीन और बाकी सबसे। ठीक, कहा जा रहा है कि कंडीशन जो था उस समय अर्थ का हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में मेथेन और अमोनिया की मात्रा ज़्यादा थी। इन 1953 में एक साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट स्टैनले मिलर या एसल मिलर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ऐसा ही कंडीशन क्रिएट किया अपनी लेबोरेटरी में। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, और उन्होंने ऑब्जर्व किया अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें फॉर्मेशन हुआ शुगर का, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट और फैट का। एनालिसिस ऑफ मेटेरियोइड कंटेंट आल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। और मेटेरियोइड कंटेंट से भी ऐसे ओरिजिन सिमिलर कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ पाया गया। ठीक है, विद दिस लिमिटेड डिवीजन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्टेड थ्योरी जो थी स्टोरी, इसे इवोल्यूशन का, केमिकल इवोल्यूशन का थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया गया। अगला पॉइंट जो हमारा आता है फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म की ओरिजिन कब हुई? 3 बिलियन ईयर बैक हुई। दे वुड हैव बीन गैंट मॉलिक्यूल, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एक्सेट्रा। ये डायग्राम शो कर रहा है स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट जो था। आप लोग इसे देखिए कैसे इन्होंने सेटअप लगाया था अपना। इलेक्ट्रिक स्टार डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोड, वैक्यूम पंप, वाटर इन, वाटर कंडेंसर का यूज़ किया था। वाटर कंटेनिंग कंपाउंड का यहाँ पे स्टोरेज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा जो फर्स्ट नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो था, दे capsule reproduce their molecule perhaps. The first cellular form of life did not possibly originate till 2000 million year और 2 billion year ago तक कोई भी सेलुलर फॉर्म की ओरिजिन नहीं हुई थी। ठीक, कह रहा दीज वेयर प्रोबेबली सिंगल सेल, और ये सिंगल सेल थे। ऑल लाइफ फॉर्म वेयर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली, और जितनी भी लाइफ फॉर्म थी सब वाटर में थी। इसे कहते हैं दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। और इसे बहुत सारे लोगों ने माना कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है पहली वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म एक थ्योरी आई हमारे पास, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जिसको दिया था फादर स्वेरेज ने। इसके 3 नोटेशन थे, माना जाता है 3 पॉइंट थे, मेन पॉइंट थे। पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज और टाइप दैट वी सी टुडे वेर क्रिएटेड एज सच। जितनी भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जितनी भी स्पीसीज देखते हैं, ये पहले क्रिएट थी और आज भी इसी तरह है। दूसरा पॉइंट क्या था इनका? डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन द फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट का था क्या इनका? अर्थ इज अबाउट
4,000 ईयर ओल्ड। 19th सेंचुरी में ये आइडिया डोमिनेंट थे, स्ट्रांगली चैलेंज कर रहे थे। ठीक, उसके बाद आया चार्ल्स डार्विन जो वर्ल्ड टूर पे निकले अपने सेल शिप के साथ जिसका नाम था HMS बीगल। स्पेलिंग पूछता है क्वेश्चन आए हुए हैं कि बीगल की स्पेलिंग क्या है, BEAGLE, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा पॉइंट को। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि लिविंग फॉर्म जो होते हैं शेयर सिमिलरिटी टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमॉन्ग देमसेल्फ बट आल्सो विथ लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर एगो। जो लाइफ फॉर्म होती हैं उससे शेयर करते हैं सिमिलरिटी को डिफरेंट डिग्री पे, बस अपने में नहीं, जो लाइफ फॉर्म पहले से भी पाई जाती हैं उनके साथ भी। ठीक, मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं लाइफ फॉर्म जो अब नहीं पाई जाती, वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं और नई लाइफ फॉर्म आगे क्रिएट हुई डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ में बनी भी आगे। देयर हैव बीन ए ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, और लाइफ फॉर्म का ऐसे एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता रहा। कह रहा एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी पॉपुलेशन जो होती है बिल्ट होती है तो उसमें वेरिएशन कुछ पाया जाता है। दोज कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल देम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कैरेक्टर कंडीशन, और ये कैरेक्टर इनको नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है, जैसे क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर एक्सेट्रा। वुड आउटब्रीड अदर दैट आर लेस इंडोर्ड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। ठीक है, अनदर वर्ड यूज उन्होंने किया फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। फिटनेस अकॉर्डिंग टू जो डार्विन था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस था, उनका कहना ये था कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ये मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का। इसमें क्या होता है कि जो बेटर फिट होगा एनवायरनमेंट में वो उसकी ज़्यादा प्रोजनी होगी, वो सर्वाइव ज़्यादा करेगा और सेलेक्ट किया जाएगा नेचर के द्वारा। इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उसी समय एक और साइंटिस्ट थे, नेचुरलिस्ट है, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेलेस। ये वर्क कर रहे थे मलाय आर्चिपेलागो आइलैंड पे, और इनका भी सिमिलर कंक्लूजन था उस टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म जो होते हैं शेयर करते हैं सिमिलरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, कह रहा है अगला पॉइंट, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पे। कह रहा है जो एविडेंस है इवोल्यूशन का, जैसे अर्थ में मैनी क्वार्टर्स में पाए जाते हैं बहुत सारे, जैसे फॉसिल जो होते हैं रीमेन ऑफ अ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक में पाए जाते हैं। इसकी स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। कहा जाता है डिफरेंट इज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे डायनासोर वगैरह होगा। उनकी जो फॉसिल्स होते हैं बहुत सारे चट्टानों में, पत्थरों में ऐसे दब जाते हैं समय के साथ साथ, और इस एविडेंस जो इनसे मिलता है उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। कह रहा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट। ठीक, फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट including human develop a row of vestigial gill slit just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrate. ठीक, आगे चलते हैं। क्या दिस प्रपोजल वाज डिस्प्रूव्ड और केयरफुली स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर, और इसे अर्नेस्ट बियर ने डिस्प्रूव किया या इस पे आगे स्टडी किया। ठीक, He noted that the embryo never passed through the adult stage of other animal, और इन्होंने ये पाया कि जो एम्ब्रियो जो होता है एडल्ट स्टेज में किसी एनिमल के नहीं होता है। आगे चलते हैं। ये डायनासोर की फैमिली ट्री दे रहा है, आप लोग देख लीजिए, ब्रैकियोसारस, स्टेगोसारस, ठीक, राइनोसोरस, ट्राइसेरोटॉप्स, उसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स आता है जो कनेक्टिव लिंक भी है, बर्ड और रेप्टाइल के बीच में क्रोकोडाइल होता है, ट्रेनोडॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है
जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वेल, बैट, चीता और ह्यूमंस, ऑल मैमल जो होते हैं शेयर करते हैं सिमिलरिटी इन पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्स। अपने फोर लिम्ब के जो बोन होते हैं उसमें सिमिलरिटी शो करते हैं। कह रहा है दोस्त दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द एनिमल, और इनका काम हर एनिमल में अलग अलग होता है, लेकिन इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है सेम होता है। और सब में होता है ह्यूमरस, रेडियल, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस एंड phalanges in their forearms. Hence, in these animals, the same structure develop along different direction due to adaptation of two different need. अलग अलग जरूरतों के हिसाब से उनके काम भी अलग अलग हो गए, लेकिन इनकी ओरिजिन जो थी सेम थी। तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, और जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको कहते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉजी जो होती है इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्ट्री को। एग्जाम्पल और दिया, वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन हो गए। प्लांट्स में दे रहा है थॉर्न्स एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिट्स, ये भी होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है जो होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेयर एज एनोलॉजी जो होती है रिफर करती है सिचुएशन एग्जैक्टली इसके अपोजिट में। इसमें क्या होता है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड लुक एलाइक, दोनों एक तरह दिखते हैं बट दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर। बस इनकी जो ओरिजिन होती है एक सिमिलर नहीं पाई जाती है, लेकिन जो काम होता है सिमिलर, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। इसलिए कहा जाता है एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हैंस हैविंग सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी भी पाई जाती है। और एग्जांपल इसमें दे रहा है जैसे आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, और अ फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। ठीक, आगे चलते हैं। स्वीट पोटैटो जो रूट मॉडिफिकेशन होता है और पोटैटो सूट मॉडिफिकेशन होता है, ये भी एग्जांपल है एनालॉजी का। ठीक है, ये फिगर शो कर रहा है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर शो कर रहा है प्लांट और एनिमल में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्म गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री का क्लू देते हैं प्रोटीन और जीन भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा कह रहा है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल लिया गया इंग्लैंड में। ठीक, जहाँ पे कलेक्शन किया गया मौत का, 1850 सेंचुरी की बात है ये। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया तो क्या हुआ, यहाँ पे वाइट विंग जो सफ़ेद पंख वाले मौत थे उनकी संख्या जो थी ज़्यादा थी डार्क विंग्स वाले मौत के कंपेयर में। ठीक, और जब यही कलेक्शन किया गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 में, तो क्या पाया गया, जो डार्क विंग वाले मौत थे उनकी संख्या ज़्यादा थी सेम एरिया में एज कम्पेयर टू वाइट विंग। तो ऐसा कहा जाता है, जैसे फिगर्स होकर आप देख लीजिए, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, इससे हमें ये पता चला कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, जो डार्क कलर वाले थे वो प्रीडेटर से बच नहीं पाए, क्योंकि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉपुलेशन कम था। पॉपुलेशन फ्री एरिया में जो वाइट कलर के मौत होते हैं कवर कर लेते हैं ट्री ट्रंक को, जिससे वाइट कलर के जो मौत थे वो अपने आप को डिफेंड कर लिए या बच गए प्रीडेटर से, और जो डार्क वाले थे वो नहीं बच पाए। और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, ट्री ट्रंक जो थी फैक्ट्री के धुआं वगैरह से, गंदगी से डार्क हो गई, जिससे डार्क वाले सर्वाइव कर गए और वाइट विंग वाले मौत प्रेडेटर से सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें कह रहा है दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरिया वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर इन रूरल एरिया, जैसे जो होता है द काउंट ऑफ मेलानिक मॉथ वाज लो, मेलानिक मॉथ या डार्क विंग वाले लो पाए जाते हैं। दिस सो दैट in a mixed population those can better adapt, survive and increase in population size। ठीक, अगली बात ये भी कह रहा है कि नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली विप्ड आउट, पूरी तरह से कोई उस स्पीसीज नहीं वहाँ से खत्म होती है। सिमिलरली ये बता रहा है एक्सेसिव यूज किया जाता है हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा हैज ओनली रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी की सिलेक्शन की जाती है एक मच लेसर टाइम स्केल में। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक, या ड्रग हम देते हैं यूकैरियोट में,
ऑर्गेनिज्म सेल में जो रेजिस्टेंट कहते हैं अपीयर इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ और ईयर एंड नॉट अ सेंचुरी। सदियां नहीं लगती हैं, कुछ महीने कुछ साल में ही हो जाते हैं, उनमें ये रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है, ये इवोल्यूशन का एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होता है, एग्जाम्पल है। यह हमें ये भी बताता है दिस also tell us that evolution is not a direct process in the sense of determinism. डिटर्मिनिज्म के सेंस से इवोल्यूशन कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। दोनों के चांस पे बेस्ड करता है, चाहे नेचर हो या चांस म्यूटेशन हो जाए ऑर्गेनिज्म में। ठीक, एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में बता रहा है, कह रहा है गालापागो आइसलैंड जो था वहाँ पे जब डार्विन गए थे, ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर, और क्रिएचर की उन्होंने अमेजिंग डाइवर्सिटी को देख के वो थोड़े अचंभित रह गए। पर्टिकुलर इंटरेस्ट उनका था स्मॉल ब्लैक बर्ड, जिन्हें बाद में डार्विन फिंचेस के नाम से जाना जाएगा। ही रियलाइज्ड दैट दे वेयर मेनी वैरायटी ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। एक ही आइलैंड पे बहुत वैराइटीज की पाई जाती थी। कुछ सीड ईटिंग फीचर थे, कुछ अदर फॉर्म थे, एल्टर वीकोरस, इंसेक्टिवोरस भी कुछ थे, वेजिटेरियन फिंचेस भी पाई गई। तो वही कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट। इसे कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। इसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस की बेस्ट एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल इसका है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो पाए जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट ये कह रहा है when more than one adaptive radiation appear to have occur in an isolated geographical area। ठीक, जब एक से ज़्यादा एडाप्टिव रेडिएशन पाया जाता है एक आइसोलेटेड जियोग्राफिक एरिया में, ठीक है, इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जांपल शो कर रहा है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इन एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज ए नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, डार्विन ने ये बताया कि जो इवोल्यूशन है एक नेचुरल सिलेक्शन की बात है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। जो नई फॉर्म होती है, नई लाइफ होती है, उनकी जो अपीयरेंस थी वो लिंक थी लाइफ साइकिल से या उनकी लाइफ स्पैन से। ठीक, तो कह रहा है अगला पॉइंट, माइक्रोब दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर। जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं और मात्र कुछ घंटों में ही अपने मिलियनों लाखों में उनकी नंबर्स हो जाते हैं। कह रहा है एक कॉलोनी है बैक्टीरिया, एक ही ग्रो कराया जाता है एक मीडियम में, हैज़ ए बिल्ट इन वेरिएशन इन द टर्म ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज ए फीड कंपोनेंट। जो फीडिंग के लिए दिया जाता है उनमें उसमें वेरिएशन किया जाता है। कह रहा है ए चेंज इन द मीडियम, अगर मीडियम के कंपोजिशन में चेंज लाया जाता है, वुड ब्रिंग आउट ओनली द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बी पॉपुलेशन कहा जाता है, सर्वाइव करती है न्यू कंडीशन में। ठीक, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएशन पॉपुलेशन आउटग्रो द अदर एंड अपीयर एज अ न्यू स्पीसीज। और अब समय के साथ ये बदलती हैं और एक नई स्पीसीज बना लेती हैं। दिस वुड हैपन विद इन अ डे, और ये मात्र कुछ ही दिनों में होता है। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फॉल वुड टेक मिलियन ऑफ ईयर एज अ लाइफ स्पैन ऑफ दीज एनिमल आर इन ईयर। और यही कोई मछली या कुछ और जंतु हो गए तो इनके न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन में लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कई सालों में होती है। Here we say that the fitness of B is better than that of A under the new condition। ठीक है, सिंपल सी बात है। कह रहा नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नेचर जो उसी को सेलेक्ट करती है जो फिट होता है। ठीक है, वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज इनहेरिटेड।
ठीक, जो इनहेरिटेड होता है कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। हेंस देयर मस्ट बी ए जेनेटिक बेसिस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। इसलिए यहाँ कह रहा है कि अगर हमें इवॉल्व होना है और सेलेक्ट होना है तो उसका एक जेनेटिक बेसिस होता है। अन्य दूसरी तरह से भी ये कह सकते हैं कि सम ऑर्गेनिज्म आर वेटर अडैप्ट टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अडैप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। जो अडैप्टिव एबिलिटी होती है इनहेरिटेड होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, कह रहा है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी के दो कॉन्सेप्ट थे, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। कह रहा है डार्विन के बहुत साल पहले एक नेचुरलिस्ट थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क। इन्होंने यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन के फॉर्म में अपना एग्जाम्पल दिया और इन्होंने बताया कि जो जिराफ होता है उसके नेक में जो इलोंगेशन होता है उनकी फॉरेजिंग ट्री और प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनको खाने की वजह से जब सिचुएशन जो थी वो चेंज होती गई, जो नीचे ज़मीन पे पेड़ पौधे थे उन ख़त्म हुए और जो पेड़ बड़े बड़े जो थे उनको जो जिराफ थे उन पे डिपेंड होना पड़ा। ठीक, जिस वजह से उन्हें पत्तियों को खाने के लिए ऊपर उठना पड़ा, अपने गर्दन को ऊपर उठाना पड़ा। इस वजह से धीरे धीरे स्लोली उन्होंने कहा उनकी जो नेक थी वो लंबी हो गई। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसे नहीं माना। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस। ठीक, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अगर हम स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वी ट्रीट इवोल्यूशन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ प्रोसेस, जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन अ पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। थॉमस माल्थस का वर्क था पॉपुलेशन पे, वो डार्विन को बहुत ही इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। जो नेचुरल सिलेक्शन था वो बेस्ड था कुछ ऑब्जर्वेशन में जो फैक्चुअल था, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स है वो तो लिमिटेड है, बट पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। जो पॉपुलेशन है स्टेबल साइज में फ्लक्चुएस सिचुएशन को छोड़ के। कह रहा है मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वरी इन अ कैरेक्टरिस्टिक। जो पॉपुलेशन होती है वो वरी करती है कैरेक्टरिस्टिक में, यहाँ तक कि दो लोग भी एक तरह नहीं होते हैं, दो भाई बहन या कोई, इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेड। ठीक है, द फैक्ट द थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमम। अगर पॉपुलेशन ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली जब सब लोग अपने मैक्सिमम ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इज रियलिटी आर लिमिटेड। और फैक्ट ये बताता है जो पॉपुलेशन साइज है रियलिटी में लिमिटेड है, मीन्स दैट देयर हैड बीन अ कंपटीशन फॉर रिसोर्स के लिए कंपटीशन है और वही सर्वाइव करेगा जो अपने दूसरे से बेटर होगा, ब्रिलियंट होगा, उसको एबिलिटी रहेगी सर्वाइव करने की और दूसरे से ज़्यादा यूटिलाइज करेगा रिसोर्स का, वो सेलेक्ट होगा, नेचुरल से सेलेक्ट करेगी, अडॉप्ट करेगी, जो फिट होगा, जिसकी प्रोजेनी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैकेनिज्म के बारे में क्या है, ह्यूगो डू ब्रिज आए, इन्होंने अपना वर्क किया इवनिंग प्रिमरोज पे, म्यूटेशन का आइडिया दे रहे, लार्ज डिफरेंस जो अराइज होती है सडनली इन ए पॉपुलेशन। और इनका मानना ये था कि ये म्यूटेशन ही है जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, ना कि कोई छोटा मोटा वेरिएशन जो अनुवांशिक है या जो जनरेशन ट्रांसफर होता है। He believed that it is a mutation which is caused evolution and not the minor variation that Darwin talked about. इनका कहना था म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, वाइल डार्विनियन वेरिएशन जो था स्मॉल एंड डायरेक्शनल था। एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, वाइल ह्यूगो डी व्रीज बिलीव म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन, हेंस
कॉल्ड इट साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। कह रहा है गिविंग आउट गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन इन या लोकस की जो फ्रीक्वेंसी पाई जाती है किसी जीन की एलील पे फ्रीक्वेंसी, उसको दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड एंड रिमेन सेम फॉर थ्रू जनरेशन, और जनरेशन में ये सेम रहती है। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करके बताया इन्होंने बताया कि ऑल द फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल। जो एलील फ्रीक्वेंसी होती है पॉपुलेशन में स्टेबल होती है एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। इन्होंने कहा जो जीन पूल होता है टोटल जीन रिमेन ए कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड के जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और इनका ये कहना था टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 के बराबर था। जैसे ये शो कर नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड। ये पीक शो कर रहा है, इन्होंने इस बेसिस पे दिया। डायरेक्शनल पहला फिगर जो है स्टेबलाइजिंग है, दूसरा है डायरेक्शनल, तीसरा है डिस्रप्टिव। आगे चलते हैं। इन्होंने अपना फार्मूला दिया पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। और इसका एग्जांपल जो इन्होंने दिया जो डिप्लॉयड होते हैं पी एंड क्यू रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए के एलील को, ठीक। और फ्रीक्वेंसी जो होती है कैपिटल डबल ए की इंडिविजुअल की पॉपुलेशन, उसको सिंपली पी स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल जो डबल स्मॉल ए उसे क्यू स्क्वायर से। तो बायनोमियल एक्सपेंशन का जो फार्मूला लगा के हमें जो फार्मूला मिला पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। कह रहा है फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्टेड एज ए रिजल्टिंग इन पॉपुलेशन। अगर इसमें कोई चेंज होता है इसकी फ्रीक्वेंसी में तो पॉपुलेशन इवोल्यूशन होता है। अगला कह रहा है 5 फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। पहला था जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, नेक्स्ट था जीन ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। कह रहा मेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर। जब सेक्शन पॉपुलेशन में चेंज होता है, माइग्रेशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है ओरिजिनल से चेंज होती है नए पॉपुलेशन, ठीक। और कह रहा है नए जीन और एलील का जो होता है एडिशन नए पॉपुलेशन में, और पुराने से ये खत्म होते जाते हैं, ठीक। देयर वुड बी जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम। और यहाँ पे जीन का फ्लो होता है अगर ये जीन का माइग्रेशन कई बार होता है, एक से ज़्यादा बार। इफ द सेम चेंज अकर बाई चांस, अगर ऐसा चेंज हो जाए बाई चांस से तो इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। समटाइम द चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम ए डिफरेंट स्पीसीज। और कभी कभी ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी इतनी चेंज हो जाती है कि नए स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। कह रहा द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। आगे चलते हैं। कह रहा वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और genetic drift result in a changed frequency of a gene and allele in future generation, ठीक है। आगे भी हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, या डायरेक्शनल हो सकता है व्हेन मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, और डिसरप्शन हो सकता है मतलब मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगला है ब्रीफ अकाउंट, पढ़ना एवोल्यूशन के बारे में। कह रहा है जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आई लाइफ की ओरिजिन हुई 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक। आगे चलते हैं।
ये ओरिजिन शो कर रहा है कि कैसे क्लोरोफाइटॉन से ओरिजिन हुई ब्रायोफाइट्स की, ठीक। ट्रैकियोफाइटॉन से ओरिजिन हुई जो स्टेरोफिलम, आगे चल के इन्होंने आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स, हर्बेसियस लाइकोपोड्स की ओरिजिन हुई, ठीक। उसके बाद है राइनिया टाइप प्लांट्स, उनसे ओरिजिन हुआ सिलो प्लांट का, सिलोफाइटॉन का, सिलोफाइटॉन से प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फॉर्म से फिर डाइसाइकट्स, डाइकॉट्स, फिर मोनोकॉट्स। फिर इसमें आया था सिलोफाइटॉन में नीटल्स, कॉनिफर्स, फर्न, जिंको, हॉस्टेला, स्पिनोप्सिड। ये पीरियड थे पैलेजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक। इनमें जो इरा है सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मेसोजोइक में आता है ट्रायसिक, जुरासिक, क्रीटेशियस, और सिनोजोइक में आता है टर्शियरी और क्वाटरनरी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि इन बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर अगो इन्वर्टिब्रेट वेयर फॉर्म एंड एक्टिव। 500 मिलियन ईयर अगो टाइम इन्वर्टिब्रेट का फॉर्मेशन हुआ और वो एक्टिव थे, ठीक। अराउंड 350 मिलियन ईयर जॉलेस फिशियर प्रोबेबली इवॉल्व्ड, ठीक। सीवीड एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो, ठीक। वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट आर इन्वर्टेड लैंड वेयर प्लांट, और जो लैंड जमीन पे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट थे, ठीक। अगला पॉइंट कह रहा है दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो इन 1930 वेयर 38 a fish caught in South Africa happened to be coelacanth, which was thought to be extinct. The animals called dolphin evolved into amphibians जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। There are no specimen of left, इनका कोई स्पेसमेन नहीं मिला। These were ancestor of modern day frog and salamander, और ये एंसेस्टर थे आज के ज़माने के जो फ्रॉग और सैलामेंडर है। एम्फीबियन जो थे इवॉल्व हो गए रेप्टाइल्स में जिन्होंने अंडे दिए, ठीक, और अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाया। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे रिसेंसेंट टर्टल, टार्टॉइज और क्रोकोडाइल को हम आज देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर होगो रेप्टाइल ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेट ऑन अर्थ। अगले 200 मिलियन ईयर तक डिफरेंट शेप और साइज के रेप्टाइल डोमिनेट किए अर्थ पे। कह रहा है जायंट फॉर्म जो था टेरिडोफाइट वेर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट स्लोली, ठीक। सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल वेर वेंट बैक इनटू वाटर एंड इवॉल्व्ड इनटू फिश लाइक रेप्टाइल, और कुछ जो लैंड के रेप्टाइल थे वो वापस पानी में चले गए और इवॉल्व हुए फिश लाइक रेप्टाइल में अबाउट प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर होगो, जिसमें था इक्थियोसारस। कहला लैंड रेप्टाइल वेयर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स, लैंड रेप्टाइल में जो थे डायनासोर्स थे। बिगेस्ट उनमें सबसे था टाइनोसोरस रेक्स जिसकी हाइट थी अबाउट 20 फीट, ठीक। माना जाता है कि अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो जो डायनासोर थे एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ का मानना था कि कुछ क्लाइमेट चेंज हुई इस वजह से, कुछ का मानना था कि एक दूसरे को खा गए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है स्मॉल साइज रेप्टाइल ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, और इस एरा के स्मॉल साइज रेप्टाइल आज भी पाए जाते हैं। फर्स्ट मैमल जो था श्रीव माना गया, इनके फॉसिल स्मॉल साइज पाए गए। मैमल जो थे विवी से पेरस थे, प्रोटेक्ट किया अपने अनबॉर्न यंग को इनसाइड मदर बॉडी। मैमल जो थे मोर इंटेलिजेंस इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल टुक ओवर दिस अर्थ। जब रेप्टाइल्स की कमी हुई उसके बाद मैमल जो थे डोमिनेट कर गए अर्थ पे और आज तक डोमिनेंट है। फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है। कह रहा है व्हेन द साउथ अमेरिकन मैमल रिजेबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका दीज एनिमल वेयर ओवरराइडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फना। कह रहा है ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो पाउच मैमल थे ऑस्ट्रेलिया के सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर एनिमल, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा लेट मी फॉरगॉट सम मैमल जो होते हैं
पूरी तरह से वाटर में पाया जाता है। लिव होली इन वाटर, वेल, डॉल्फिन, सी एंड सी काउ। अगला पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में पढ़ना, इनकी ओरिजिन क्या है। अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट जो थे ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वेर एग्जिस्टिंग पाए जाते थे। ये हेरी थे, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। कहता है रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक्स एंड ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक। ठीक। फिर फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर इन इथियोपिया एंड तंजानिया। इथियोपिया और तंजानिया में मैन लाइक बोन के फॉसिल डिस्कवर किए गए। इससे हमें पता चला दीज रिवील्ड होमोनिड फीचर लीडिंग टू बिलीव दैट, और इससे ये पता चला कि अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका। they were probably not taller than 4 feet but walk upright, बट ये राइट खड़े होके चलते थे। अराउंड 2 मिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकनीज वे प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। एविडेंस ये पाया गया दे हंटेड विद स्टोन वीपन बट एसेंशियली एट फ्रूट, जो हंट करते थे अपने बचाव के लिए और फल फूल खाते थे। ठीक। कह रहा सम ऑफ द बोन अमॉन्ग द बोन्स डिस्कवर वे डिफरेंट, और कुछ उनमें जो बोन पाए गए डिफरेंट थे। दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमोनिड एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस, इन्हें कहा गया, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 to 800 cc, और ये मीट नहीं खाते थे। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। फॉसिल डिस्कवर किया गया इन जावा 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज होमो इरेक्टस अबाउट 1.5 मिलियन ईयर अगो। होमो इरेक्टस की जो ब्रेन साइज थी 900 cc थी। आगे चलते हैं। कह रहा होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट। द निएंडरथल मैन विथ ब्रेन साइज 1400 cc lived in East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 year back। निएंडरथल मैन पर उनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 cc थी। ठीक। ये पाए जाते थे ईस्ट और सेंट्रल एशिया के आसपास 1 लाख से 40,000 साल पहले। कहा जाता है दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड ब्यूरीड देयर डेड। पत्तियों का यूज किया इन्होंने अपनी बॉडी को ढकने के लिए, और जो मर जाते थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इनको जमीन में खोद के गाड़ दिया इन्होंने। फर्स्ट टाइम निएंडरथली थे। ठीक है। अगला कहते हैं होमो सैपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर एगो मॉडर्न होमो सैपियंस एरोज। कह रहा ड्यूरिंग आइस एज 75,000 से 10,000 साल पहले मॉडर्न होमो सैपियंस की ओरिजिन हुई। प्री हिस्टोरिक के वर्ड था 18,000 ईयर एगो पहले पाया गया। ऐसी पेंडिंग कह रहा है पाया जाता है भीमबेटका रॉक शेल्टर इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। एग्रीकल्चर जो हुआ 10,000 साल पहले आया, और उसके बाद ह्यूमन का सिविलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। ठीक है। इसके साथ ही चैप्टर फिनिश हो रहा है। थैंक यू सो मच।